हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों हिंद चीन में पहले जान लीजिए कि शामिल कौन कौन था। तो दोस्तों अगर हिंद चीन में अगर शामिल का बात करें तो वियतनाम भी शामिल था, लाओस भी शामिल था, कंबोडिया भी शामिल था। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तीनों हिंद चीन में शामिल था। तो शामिल कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो चीन जो था हिंद चीन में शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? यानी वियना कांग्रेस का स्थापना आपसे पूछ रहा है कि इसका स्थापना कब किया गया था। तो वियना कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था 1815 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, याद रख लीजिएगा। अच्छा, मेटरनिक का एक कथन है, जब फ्रांस छिपता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी मेटरनिक का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? दोस्तों गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया था लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल द्वारा। पूछे कब किया गया था? तो 1913 में। 1913 में। पूछे कहाँ किया गया था? यूएसए में किया गया था। यूएसए में कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। आजकल क्वेश्चन का देखिए ट्रेंडिंग थोड़ा बदल रहा है। तो क्वेश्चन में अब क्या होता है, जो बच्चा रट के गया है गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ, 1913 में हुआ, लाला हरदयाल ने किया, लेकिन वो ऑप्शन में वहाँ लाला हरदयाल नहीं रहता है। वहाँ ऑप्शन रहता है सोहन सिंह भाखना। क्या रहता है? सोहन सिंह भाखना। जब ये लाला हरदयाल नहीं रहे ऑप्शन में, तब हमको लगाना है सोहन सिंह भाखना लगाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध पहली बार तो जानिए कि यह कब हुआ था। यह हुआ था 1939 से 1945 तक चला। कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था। पूछे कितना देश ने भाग लिया था? टोटल 61 देश ने भाग लिया था। इसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर, इसके प्रभाव को मतलब आर्थिक दुष्प्रभाव जो छा गया था, तंगी आ चुका था, गरीबी आ चुका था, इनको समाप्त करने के लिए वहाँ पर यूरोपीय संघ का स्थापना किया गया था। किसका किया गया था? यूरोपीय संघ का स्थापना किया था। इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। अगर पूछेगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? सार्क में। पूछेगा कि कितना देश है, तो अभी 8 देश है। कौन कौन है? इसको हम याद करते हैं स्पिन बम से, SPINBAMB, स्पिन बम। एस से याद रख लीजिएगा श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडोनेशिया, आई से इंडिया, याद रखिए क्या? इंडिया। एन से नेपाल, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से भूटान। तो इस प्रकार टोटल 8 देश जो है किसमें शामिल है? ओपेक का। ओपेक जो है ये जो है कि अगर एशिया में किसी भी देश के साथ कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाएगा, जैसे बेरोजगारी, भूखमरी और बाढ़ की समस्या, तो ये 8 देश मिल करके उस पर विचार करेगा। इसलिए ओपेक का स्थापना किया गया था। अच्छा, ओपेक का अगर पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में। कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। इसका कहाँ स्थापना किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा थोड़ा सा हम सार्क का, ये सॉरी दोस्तों, ये सार्क का था मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। थोड़ा सा ओपेक के बारे में जानते हैं। ओपेक क्या है? ओपेक जो है तेल निर्यातक देश का समूह है। तो याद रख लीजिएगा, ओपेक में पूछेगा कि स्थापक देश कौन कौन सा है। याद रख लीजिए विस्की, VISKI। बी से याद रख लीजिएगा, भी से वेनेजुएला, आई से ईरान, एस से सऊदी अरब, के से कुवैत, आई से इराक। तो ईरान इराक, आई दूगो है तो ईरान इराक समझ लीजिएगा। ये टोटल जो है ओपेक का संस्थापक देश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नरोत्तम सिहानवक किस देश के शासक थे? दोस्तों नरोत्तम सिहानवक जो था ये कंबोडिया का शासक था। इन्हीं के कार्यकाल में कंबोडिया जो था आज़ाद हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी वाष्प इंजन का आविष्कार पूछ रहा है किसने किया है। तो वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया है वो किया है
जेम्स वाट ने। किसने किया है? जेम्स वाट ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हम ऑप्शन से उठाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे भाप इंजन का खोज किया था। अगर आपसे पूछ ले लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया था, तब आपको बताना है अब्राहम डर्बी। कौन? लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किया था। जबकि रॉबर्ट फुल्टन ने किसका खोज किया था? तो रॉबर्ट फुल्टन ने जो खोज किया था पहली पनडुब्बी नाव का खोज किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था। पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? झारखंड में। कहाँ किया गया था? झारखंड में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है गोलघर कहाँ स्थित है? 8वां नंबर का प्रश्न है गोलघर कहाँ स्थित है। हम लोग जानबे करते हैं गोलघर कहाँ है? पटना में है। पटना में कौन कौन है? तो पटना में गोलघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, शहीद स्मारक है, और क्या है? शहीद स्मारक है। कहाँ है? पटना में है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो न्यू डील को किसने लागू किया था? ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन लागू किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने लागू किया था। क्यों लागू किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ से आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए न्यू डील का स्थापना किया था। कौन किया था? एफडी रूजवेल्ट। किसने किया था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और आपको मैं और भी प्रश्न बताता हूँ। अब्राहम लिंकन पूछे ये कहाँ का राष्ट्रपति था? ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति था। और ये पूछेगा अमेरिका के कितना नंबर का राष्ट्रपति था? तो ये 16वां राष्ट्रपति था। कितना था? और 16वां राष्ट्रपति था। इन्होंने ही लोकतंत्र का परिभाषा दिया था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यह परिभाषा किससे दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। अच्छा, थोड़ा सा हम वुडरो विल्सन के बारे में जानते हैं। वुडरो विल्सन जो था, ये जो था अमेरिका का 28वां राष्ट्रपति था। कितना राष्ट्रपति था? ये अमेरिका का 28वां राष्ट्रपति। पूछेगा कौन था? तो वुडरो विल्सन था। आज का कार्यकाल जो था ये प्रथम विश्व युद्ध के समय भी राष्ट्रपति था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और जॉन एफ कैनेडी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जॉन एफ कैनेडी का जो हत्या था अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दौरान ही कर दिया गया था। अभी तक इसका कातिल का कोई पता नहीं चला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों नेपोलियन संहिता बोले या नेपोलियन कोड बोले, इसको जो लागू किया गया था नेपोलियन द्वारा 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अब इसको क्यों लागू किया गया था? फ्रांस में जो था वहाँ का राजा का शासन था, तो राजा के शासन को हटाने के लिए इन्होंने ये कोड को लागू किया। जब राजा के शासन को हटा दिया तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना और तिरंगा झंडा और एक नारा दिया कि फ्रांस हमारा पितृभूमि है, हम लोग इसके नागरिक हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पर लोगों को एकता बनाने के लिए किया था। इसी को हम लोग कहते हैं नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता, जो कब लागू किया गया था नेपोलियन द्वारा? 1804 ईस्वी में। अच्छा, नेपोलियन जो था फ्रांस से बाहर 100 युद्ध जीत चुका था। कितना युद्ध जीत चुका था? 100 युद्ध जीत चुका था। नेपोलियन की मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। इन्होंने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हारने के बाद इसको कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और वहाँ पर इनकी मृत्यु 1821 में हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था वो फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट का 1870 में हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा, सीडान का भी युद्ध हुआ था। किसका? 1870 में किसका युद्ध हुआ था? सीडान का युद्ध हुआ था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। और ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे। और इनका किताब दूगो याद रख लीजिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन सा?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूछेगा, यह किताब किसका है? यह किताब कार्ल मार्क्स का है। साथ साथ एक किताब और याद रख लीजिएगा, दास कैपिटल। कौन? दास कैपिटल। और दास कैपिटल को दोस्तों हम लोग कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल। और दास कैपिटल का रचना पूछेगा, इन्होंने कब किया था? 1868 में। कब किया था? 1868 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में पूछ रहा है कि किसका स्थापना किया गया था? तो 1991 में जो स्थापना किया गया था WTO का किया गया था। किसका किया गया था? WTO का स्थापना पूछेगा, कब किया गया था? 1991 में किया गया था। WTO को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों इनका प्रारंभिक जो नाम था क्या था? गेट नाम था। क्या नाम था? गेट नाम था। अगर पूछा गेट का स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो स्थापना था 1 जनवरी 1948 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1948 को। बाद में इसी का नाम बदल के 1991 में क्या रख दिया गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इनका काम होता है दो देशों के बीच में व्यापारिक पद्धति को लागू करना और उनके बीच नियमों का संचालन करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र को कहते हैं। कृषि क्षेत्र में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो हम लोग किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? खनन आ जाएगा, पालन आ जाएगा, पालन में पशुपालन, मुर्गी पालन, सब पालन आ जाएगा, मत्स्य पालन सब आ जाएगा, तो पालन भी आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए हमको मत्स्य पालन दिख रहा है, तो पालन भी आएगा। तो इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में जो प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो मत्स्य पालन है। जो बैंकिंग है दोस्तों, बैंकिंग को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। बैंक हमको क्या देता है? सेवा नहीं देता है। तो सेवा क्षेत्र हम लोग अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को कहते हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं? तीसरे क्षेत्र को कहते हैं। जबकि वन भी किस में आ जाएगा? प्राथमिक में ही आएगा। खनन भी क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। अच्छा हाँ, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में है, मत्स्य पालन, खनन, वन। जबकि बैंकिंग जो है, लेकिन इसमें सबसे पहले कौन आएगा? मत्स्य पालन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं है। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या करा है, माफ़ करिएगा। यहाँ पूछा है कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि बैंकिंग जो है ये तृतीयक क्षेत्र है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? दोस्तों जमशेदपुर, भिलाई कहाँ है? तो दोस्तों भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। जबकि दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर कलकत्ता में है। तो याद रख लीजिएगा, ये सब जो है ये सब आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सीमेंट जो है यह सीमेंट जो है चूना पत्थर का कच्चा माल है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का क्या आशय होता है? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय भारत में सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। क्या बताना है? दादा भाई नौरोजी। इसको भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का वृद्ध पुरुष या भारत में इकोनॉमिक्स का पिता भी कहते हैं। अच्छा, इनका किताब का जो नाम है, इसका किताब का नाम है द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। इसी को हिंदी में कहते हैं अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहा है। यह किताब जो आया था, कब आया था? 1868 ईस्वी में। इन्होंने पहली बार इस किताब में बताया कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है कितना रुपया है? तो 20 रुपया है। इस बात की जानकारी इन्होंने अपना बुक में दिया, द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। और यहाँ के मुद्रा को हम लोग कहते हैं टाका। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा डॉलर के बारे में जानते हैं। डॉलर कहाँ है? अमेरिका का। कोरोना पूछेगा कहाँ का मुद्रा है? तो नॉर्वे का। रुपया कहाँ है? अपना देश भारत का है। चलिए बढ़ते हैं। और रुपया लागू करने वाला और सभी देश है, डॉलर और सभी देश में चलता है, लेकिन उतना अभी हमको नहीं जानना है। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया उतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर आएगा तो फिर मैं वैसे बताते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। दोस्तों राष्ट्रीय आय का पूछ रहा है कि क्या अर्थ होता है? सरकार का आय या पारिवारिक आय, या ऑप्शन सी में है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो होता है सरकार का आय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में उपभोक्ता, जो भी कोई व्यक्ति कहीं से कोई चीज़ खरीदता है तो उसको कहते हैं उपभोक्ता। तो हम सब उपभोक्ता है, कहीं ना कहीं हम सब क्या है? उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून मतलब उपभोक्ता को छूट देने के लिए क्या कौन सा कानून लाया गया? 1986 ईस्वी में। इसमें उपभोक्ता को जो है हक होता है कि वो किसी भी वस्तु के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकता है, अच्छा है कि नहीं है, उल्टा पुल्टा के देख सकता है। तो पूछेगा कि यह जो है नियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसी के तहत दोस्तों एक नारा भी दिया गया था, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आपने सुना होगा टीवी के ऐड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों भूमि विकास के द्वारा जो ऋण जो है वो दीर्घकालीन समय मतलब लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है। और पूछेगा कि यह ऋण किसको मिलता है? तो किसानों को ऋण देने के लिए किसका स्थापना किया गया? भूमि विकास बैंक का स्थापना किया गया किसानों को ऋण देने के लिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भूमि विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? फटाफट आप लोग कमेंट में लिखते चलिए। तो 26 मार्च 1957 को हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1957 को हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आप कमेंट में जो चीज़ का आप आंसर जानते हैं लिखते चलिए। उससे क्या होता है कि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है? तो यहाँ पर क्या पूंजीवादी है? नहीं। यहाँ पर क्या समाजवादी है? नहीं है। तो पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी कहाँ है? अमेरिका में है। समाजवादी व्यवस्था कहाँ चल रहा है? रूस में चल रहा है। तो इन दोनों के मिश्रण को जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में यही अर्थव्यवस्था लागू है। कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। दोस्तों नागा अर्जुन सागर परियोजना पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये जो है कृष्णा नदी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन सागर बांध पूछेगा कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर। तो अर्जुन का दोस्त कौन है? कृष्ण है, तो कृष्णा नदी पर। अच्छा, कृष्णा नदी पर एक तो बांध और याद रख लीजिएगा। और कृष्ण ने क्या खाया था? मिट्टी थी, याद रख लीजिएगा, अलमट्टी। क्या रख लीजिएगा? अलमट्टी बांध पूछेगा कहाँ है? ये भी कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को विश्व का जो विश्व में बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ वो वाला भाग जो है सुनामी से क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुनामी पूछेगा किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी को हम लोग कहते हैं समुद्री भूकंप। क्या कहते हैं? समुद्री भूकंप कहते हैं। और समुद्र में उठने वाला जो लहर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। चलिए आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो संबंधित है यह एक सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह एक सड़क मार्ग से संबंधित है। इसका शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अच्छा, ये जो है ये सड़क जो है भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चारों महानगर को जोड़ने वाला सड़क पूछेगा कौन है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? तो यह एक सड़क मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए
बाहर के समय लोगों को जाना चाहिए। अब ये तो काफ़ी बच्चा वाला प्रश्न आ गया, बाहर के समय लोग कहाँ जाता है? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उच्च भूमि पर जाएगा, खेत से बाहर थोड़ी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है? अब यहाँ पर देखिए, राजनीति दल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है क्षेत्रीय। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चाहे कौन राष्ट्रीय है और कौन क्षेत्रीय है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय है वो है जनता दल पार्टी। कौन है? जनता दल यूनाइटेड। इसको हम लोग कहते हैं JDU। क्या कहते हैं? JDU। वर्तमान में ये पार्टी किसका है? नीतीश कुमार का पार्टी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि JDU का स्थापना कब हुआ था? 30 अक्टूबर। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2003 को JDU का स्थापना हुआ था। अब वहीं अगर आपसे पूछ ले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1964 को हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1964 को किसका हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ था। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। पूछेगा इसका स्थापना कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? दोस्तों, पंचायत का चुनाव पूछ रहा है कि कौन कराता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य सरकार। तो पंचायत का चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, इसका चुनाव का आयोजन पूछेगा कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग जो है 2 स्तर पर विभाजित है, एक राज्य चुनाव आयोग, एक केंद्र चुनाव आयोग। तो जो राज्य स्तर पर चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग कहलाता है, केंद्र स्तर पर चुनाव केंद्र चुनाव आयोग कहलाता है। और राज्य स्तर के साथ साथ याद रख लीजिएगा, पंचायत का भी चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कहलाता है, करवाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये इसको हम लोग कहते हैं निर्वाचन आयोग। तो पूछेगा कि निर्वाचन आयोग भारत के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के अंतर्गत कौन सा आता है? चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? सॉरी दोस्तों, बिहार नहीं है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत पूछा कि सर्वप्रथम किया गया था? तो पंचायती राज का जो शुरुआत जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार किया गया था। और राजस्थान में एक चीज़ और हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में लागू हुआ था, ये भी राजस्थान में लागू हुआ था। तो पंचायती राज कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। और इसको लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? बलवंत राय मेहता। कौन था? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 जो भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी वर्ष 1975 का जो समय था वो भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। नहीं, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी ने इस समय क्या किया गया था? आपातकाल लगा दिया था। और जो आपातकाल दोस्तों लगाया जाता है वो मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर लगाया जाता है। किसके सूचना पर लगाया जाता है? मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर लगाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था? संविधान का दुरुपयोग करके इस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फखरुद्दीन। पूछेगा आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं से पूछ करके क्या कर लिया गया? आपातकाल को लागू कर दिया गया था, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी समेत जयप्रकाश नारायण और कई नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। बोलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? दोस्तों, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दबरघंटा गांव से स्टार्ट किया गया था। यहाँ के पुरुषों में ज़बरदस्त ताड़ी का क्या हो गया था? लत लग गया था, नशा का लत लग गया था। तो यहाँ के महिलाओं ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन को टोटल 21 या 24 बार पत्र को लिखा, जिसके बाद जो है इस पर कार्रवाई किया गया। तो ऑप्शन सी नंबर क्या होता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? दोस्तों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है सांप्रदायिक होता है। सांप्रदायिक जहाँ जो होता है सब धर्म को मानने वाला लोग, हाँ, अलग अलग धर्म को मानने वाला लोग जो होता है सांप्रदायिक होता है। तो राज्य जो है सांप्रदायिकता का विभेद करती है। और धर्मनिरपेक्ष को क्या होता है? जहाँ पर सब धर्म का मान्यता दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है? गलत बात।
यह देश की एकता को कमज़ोर करती है, ये भी गलत बात है। सत्ता में साझेदारी करने का मतलब हुआ शासन में भागीदारी। अगर हम देश में विभिन्न समुदाय के बीच, विभिन्न कास्टों के बीच सत्ता का अगर बंटवारा कर दे, साझेदारी कर दे, तो क्या होगा? विविधता को बढ़ाएगी, गलत बात है। देश की एकता को कमज़ोर करेगा, ये भी गलत बात है। फैसले लेने में देर करवाती, ये भी गलत बात है। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है या कम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदाय के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, नेपाल में जो था पहले राजा का शासन चलता था, तो वहाँ राजा के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, लोकतंत्र का स्थापना करने के लिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का आयोजन किया गया, पार्टी का विकास हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। अगर पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम कोयला हमको कहाँ से मिला था? पश्चिम बंगाल के रानीगंज से मिला था। कहाँ मिला था? रानीगंज से मिला था। ये बात याद रख लीजिएगा। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयला का 4 एस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। तो ये चारों कोयला के झड़िया कोयला याद रख लीजिएगा। और अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। दोस्तों, सौर ऊर्जा जो होता है यह कहाँ होता है? ये खुला स्थान में अधिक होता है। हम लोग को पता है राजस्थान जो है मरुस्थल वाला है, वहाँ खुला इलाका अधिक होगा, बालू ही बालू है। तो वो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सोलर प्लेट से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोसी नदी घाटी परियोजना जो है याद रख लीजिएगा, ये किस नदी पर बना है? तो ये कोसी नदी पर पूछेगा कौन परियोजना लागू है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना लागू है। और यहाँ पर जो बांध बना गया है, कहाँ बनाया गया है? बिहार और नेपाल के बॉर्डर में हनुमानगढ़ के पास बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? हनुमानगढ़ के पास बनाया गया है। अगर पूछेगा कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थाम से। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थाम से निकलती है, गोसाइले निकलती है। और पूरा भारत को, पूरा बिहार को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है, बिहार को शोक में डाल देती है। इसलिए हम लोग कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। दोस्तों, यह नदी जो है आज अगर ऐसे चल रहा है तो कल आपका घड़े में घुस जाएगा। इसलिए इस नदी को हम लोग कहते हैं कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी हम लोग किसको कहते हैं? तो इसी कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। कहने का ये 40 प्रश्न है, लगभग 100 प्रश्न से कम नहीं है। तो अगला वीडियो में मैं यहाँ से और भी आगे सारा प्रश्न को बताता हूँ। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले से भी बहुत सारा पीडीएफ वहाँ पे पड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।